नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज अपनी इस वीडियो में मैं एज़ोस्पर्मिया के बारे में बात करूंगा। एक ऐसे भागलपुर के पेशेंट की बात करूंगा जो एज़ोस्पर्मिया में थे, जिनकी रिपोर्ट्स में नो स्पर्मेटाज़ोआ सीन लिखा हुआ आया था और वो आज की डेट में उनके ज़्यादा तो नहीं बट 1 से 2 मिलियन पर स्पर्म काउंट हो चुके हैं। मैं आज उनकी बात भी करूँगा और साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि एज़ोस्पर्मिया में क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से आप एज़ोस्पर्मिया में आ चुके हो, और उसके साथ अगर आप मैचुरेशन अरेस्ट है, क्योंकि कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं जिसमें हम बड़ी जल्दी क्योर कर सकते हैं एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट को, बट उस स्टेजेस को समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं भागलपुर के पेशेंट की। एक पेशेंट है जो हमसे ट्रीटमेंट ले रहे थे, लॉकडाउन से पहले से ले रहे थे। उन्होंने तकरीबन 2 महीने की मेडिसिन का कोर्स किया, जो आज की डेट में उनका जो स्पर्म काउंट है वो 1 से 2 मिलियन पर ml स्पर्म काउंट हो चुका है। और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट्स में जहाँ पर हम एलोपैथिक में जाते हैं या होम्योपैथिक में जाते हैं, वो इन दोनों पेशेंट्स को बिल्कुल मना कर देते हैं, उनको आईवीएफ रिकमेंड कर देते हैं या आईयूआई रिकमेंड कर देते हैं, क्योंकि उनके पास इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि जिसकी वजह से आपको स्पर्म बाहर आ सके, या जिसे हम कहते हैं कि आपके स्पर्मेटोज़ोआ जो है वो निकल पाए आपके सीमेन के साथ। तो आज उसी की धारा पे अगर हम देखा जाए तो वो जो पेशेंट थे बहुत हैप्पी हैं इस वक्त और अपनी उस प्रॉब्लम से निजात पा चुके हैं, क्योंकि अब 1 से 2 मिलियन पर ml स्पर्म काउंट आ चुका है। तो इसके साथ साथ अगर हम धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे तो उनका स्पर्म काउंट रेज होगा, क्योंकि वो एक एज़ोस्पर्मिया से ओलिगोस्पर्मिया में कन्वर्ट हो चुके हैं। और ओलिगोस्पर्मिया को स्पर्म बनाना या स्पर्म को ज़्यादा प्रोड्यूस करना एक आसान काम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट्स के कंपेरेटिवली। तो हम बात कर रहे थे कुछ कारण जो हो सकते हैं एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट को। तो सबसे पहले जो कारण होते हैं जो ट्रीटेड हैं, जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज एन आयुर्वेद की हेल्प लेकर, तो वो हैं सबसे पहले अगर आपको मैचुरेशन अरेस्ट है, कभी आपने एफएनएसी का टेस्ट करवाया हो तो उसमें कभी कभार आता है कि आपको स्पर्मेटोज़ोआ प्रोसेस तो चल रहा है या स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस तो चल रहा है, बट आपके स्पर्मेटोज़ोआ सेल बाहर नहीं आ रहे, एज इन सीमेन में वो बाहर नहीं दिख रहे। तो वहाँ उस केस में हम क्या कहते हैं कि मैचुरेशन अरेस्ट, कि मैच्योर होने से पहले ही वो मर जाते हैं या समझ लीजिए एक तरीके से डेड हो जाते हैं, सर्वाइवल नहीं हो पाता जिसकी वजह से, या समझ लीजिए वो बन ही नहीं पाए, जो स्पर्मेटोज़ोआ सेल है वो बन ही नहीं पाए, उससे पहले ही वो एक प्रोसेस में जाकर रुक गए। तो वहाँ पर हम कह देते हैं मैचुरेशन अरेस्ट। मैचुरेशन अरेस्ट को रिकवर करना एक एज इन सही है, या एक एज इन समझ लीजिए कि बहुत साफ सीधी भाषा में कि उसको हम कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, आपके स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर आयुर्वेद अच्छा काम करता है। कुछ स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स की कभी चोट लगी हो या कभी आपने कोई ऐसी सर्जरी करवाई हो कि आपके एक टेस्टिस ने वर्क करना छोड़ दिया और वहाँ पर एट्रोफी आ रही है। एट्रोफी माने कि आपके बोला जो टेस्टिस है वो छोटा होता जा रहा है। वहाँ पर हम देखते हैं बहुत से पेशेंट को ओलिगोस्पर्मिया होता है, या समझ लीजिए कभी कभी एज़ोस्पर्मिया होता है। बट वहाँ पर उस केस में हम क्या कर सकते हैं, 2 टेस्टिस होती हैं हमारी, उन 2 टेस्टिस में एक टेस्टिस के वर्क को हम बढ़ा सकते हैं, उसका वर्किंग प्रोसेस बढ़ा सकते हैं, उसका काम बढ़ा सकते हैं। तो वहाँ पर हम एक ओलिगोस्पर्मिया हो या एज़ोस्पर्मिया का पेशेंट हो, वहाँ पर थोड़ा बहुत रिकवरी के चांसेस हमको दिखाई देते हैं एज एन आयुर्वेद में। कुछ होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम होती है। स्ट्रक्चर प्रॉब्लम माने कि वो जब से बचपन से पैदा हुए हैं, डिसेंडेड टेस्टिस हैं, मतलब उनके टेस्टिस पूरी ब्रोन अप ही नहीं हो पाए, पूरे टेस्टिस डेवलप ही नहीं हो पाए, वहाँ पर उन केसेस में एक एज़ोस्पर्मिया का केस बन जाता है। वहाँ पर हम आयुर्वेद भी कहीं सफल नहीं हो पाते। इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वहाँ का प्रोसेस या जो उस प्रोसेस को बनाता है, उस प्रोसेस को जो देखता है, वो ही चीज़ नहीं मिल पाती। मान लीजिए आपके टेस्टिस का साइज़ छोटा होना या टेस्टिस का ना होना एक मेजर प्रॉब्लम है जो एज़ोस्पर्मिया में है, और वो बहुत बड़ी दिक्कत करता है। और इसके साथ कुछ जो हमने बताया जैसे कि मैचुरेशन अरेस्ट के केसेस हुए, वहाँ पर आप रिकवरी देख सकते हैं। हमारे जो भागलपुर के पेशेंट है वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताया कि कभी सर्जरी करवाई हो और सर्जरी के बाद आपके कोई एक टेस्टिस ने काम करना बंद कर दिया हो, दूसरे टेस्टिस की वर्क हार्ड करवा के उनका प्रोसेस थोड़ा सा बढ़वा कर वहाँ पर वो हम उतने लेवल तक या समझ लीजिए उसके आसपास के लेवल तक हम पहुंचा देते हैं। और जो कुछ आईवीएफ प्लान कर रहे हैं
IVF प्लान करने के साथ साथ उनको कुछ एक ऐसे एज लिमिट पे आ गए हैं। IVF तो आपने प्लान किया क्योंकि आपकी एज लिमिट एस पैटर्न पे है कि आप 40 के पार हैं या 40 के पास हैं या 30 या 40 के बीच में हैं, जहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है एज एन पार्टनर में, एज एन आपकी जो वाइफ है या पार्टनर है जो भी, उनकी भी एज आपके साथ साथ बड़ी हो रही है। तो वहाँ पर हम आपको खुद ऐसी एक रिकमेंड करते हैं कि आप IVF करो, क्योंकि उस ड्यूरेशन में, उस टाइम पीरियड में आपके स्पर्म काउंट एज इन कम होते हैं, मोटिलिटी कम होती है, जिसके कारण कंसीव करना एक टफ पार्ट बन जाता है। अगर वहाँ पर अगर आप IVF प्लान कर रहे हैं और IVF प्लान के साथ अगर आपकी रिपोर्ट्स में ओलिगोस्पर्मिया है, अगर आपने IVF प्लान कर लिया है तो आपकी रिपोर्ट्स में अगर ओलिगोस्पर्मिया है, मान लीजिए आपके स्पर्म काउंट इतने सक्षम नहीं है जिसकी वजह से आपको IVF नहीं हो पा रहा या आप फेल हो चुके हैं, वहाँ पर उन केसेस में भी हम कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हम आपके स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं, आपकी मोटिलिटी को एज एन IVF से बढ़ा सकते हैं, जो आपके IVF में भी हेल्प कर सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।